नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय माता दी। कल इम्प्रेट कल हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट किया था। आज उसका अगला पार्ट देखते हैं, अगला प्रकार देखते हैं सेंटेंस का, एंड दैट इज इम्परेटिव। What is the definition of imperative sentence? The definition of imperative sentence is that it shows order, command, request, advice, suggestion, instruction, etc. imperative सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। एक चीज आप क्लियर कर लें इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में कि इंपरेटिव सेंटेंस जब तक बोला नहीं जाएगा उसका एक्चुअल क्या सेंस निकल रहा है वो कंफर्म करने में, उस चीज को समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। जैसे किसी सेंटेंस में, और जैसे एक सेंटेंस बोला जाए कि कम हियर, अब इस सेंटेंस में ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है, ये समझने के लिए हमको दो चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा, और जो कि इंपरेटिव सेंटेंस में मस्ट है, स्पीकर और लिसनर। इंपरेटिव सेंटेंस में स्पीकर और लिसनर मींस कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है, इस पर आपको विशेष फोकस देना पड़ेगा, विशेष महत्व होता है इसका। जैसे राम सेड टू श्याम कम हियर, राम ने श्याम से कहा यहां आओ। इस सेंटेंस में जो कम हियर बोला गया है, यहां पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि राम और श्याम दोस्त हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, एक दूसरे के समकक्ष हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में ये एक दूसरे को ऑर्डर नहीं दे सकते। क्लियर? और यहां पर राम सेड टू श्याम कम हियर में ये रिक्वेस्ट हो सकता है। यहीं पे अगर सेंटेंस हो द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स कम हियर, अध्यापक ने बच्चों से कहा यहां आइए। अब अध्यापक बच्चों से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, तो इस सेंटेंस में कम हियर क्या सेंस दे रहा है? ऑर्डर का। क्लियर? तो स्पीकर और लिसनर का इंपरेटिव सेंटेंस में विशेष महत्व होता है, इस पर जरूर फोकस करें। उसके बाद खास बात यह है कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो यू होता है, सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन सेकंड पर्सन। क्लियर? इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जो कि सेकंड पर्सन होता है। क्लियर? लेकिन ये हाइड फॉर्म में होगा, ये सेंटेंस में लिखा नहीं जाएगा। अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होगा, हाइड किया जाता है, लिखा नहीं जाता है। ऐसा होता क्यों? व्हाट्स द रीजन फॉर इट? ठीक है, इसका रीजन क्या है, आइए समझते हैं। सेंटेंस है कम हियर, कम हियर। क्लियर? कम हियर, यहां मेन कम क्या है, मेन वर्ब है। अब ये एक इंपरेटिव सेंटेंस का उदाहरण है। अभी आप एक एक चीजें क्लियर करते रहिए। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको कि इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, और यू सेकंड पर्सन है। यू हाइड रहता है, सेंटेंस में लिखा नहीं जाता। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। बुक्स हो गई, या जब भी हमको बताया गया होगा तो यही बताया गया होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है और वो लिखा नहीं जाता है। लेकिन क्यों नहीं लिखा जाता है, ये हमको जानना है। वी मस्ट नो द आंसर ऑफ व्हाई। क्लियर? हमें कोई चीज क्यों हो रही है, इसका आंसर पता होना चाहिए। तो अब अगर इसी सेंटेंस को, जो कि कम हियर एक इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, अगर हम सब्जेक्ट को लिख देंगे, आइए लिख देते हैं
फिर चेक करते हैं होता क्या है। यू कम हियर, यू कम हियर। अब आप देखो, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब और ये हो गया एडवर्ब। क्लियर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। यू कम हियर, तुम यहां आते हो। आप, अब आप अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, चूंकि मैं मान के चल रहा हूं कि इतना थोड़ी बहुत जानकारी आपको जरूर होगी, थोड़ी बहुत क्या बहुत सारी जानकारी होगी, और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का आइडिया जरूर होगा आपको। हालांकि यहाँ पे हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। यू कम हियर, तुम यहां आते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ये कहता है कि अगर सेंटेंस असर्टिव है और पॉजिटिव फॉर्म में है और यस यस वहां जो लगता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, इसके साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगता है, तो फॉर्मेशन एकदम क्लियर है इसका। यू के साथ V1 आई और फिर एडवर्ब आ गया, तो यू के साथ V1 आया है। अब दो ही टेंस ऐसे हैं जहां सब्जेक्ट बाद तुरंत मेन वर्ब आती है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट होता तो यहाँ पे V2 आता, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती, V1 आई ही, इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस का है। और प्रेजेंट में कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मैं मान के चल रहा हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि इसका रीजन क्या है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस के पहले उसका जो सब्जेक्ट है यू, अगर हम उसको लिख देंगे तो वो सेंटेंस के एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर देगा। मतलब वो जो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस अभी तक था, अब वो इंपरेटिव सेंटेंस नहीं रह जाएगा, वो टेंस में तब्दील हो गया। अगर हमने उस वर्ब, उस सेंटेंस के पहले यू उसका सब्जेक्ट लिख दिया तो वो टेंस बदल जाएगा। और अब ध्यान दीजिएगा, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस ये असर्टिव हो गया। क्लियर, असर्टिव सेंटेंस हमने खूब डिटेल में क्लियर किया है, आप जाके वहां पे चेक करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे ही इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमने लिखा यू, सब कुछ बदल दिया इसने, टेंस में तब्दील हो गया, टेंस बना लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब अगर इस सेंटेंस की हम आप बात करें तो ये सेंटेंस अब इंपरेटिव नहीं रह गया, ये असर्टिव हो गया, असर्टिव के पॉजिटिव फॉर्म में। क्लियर, अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है और वो हाइड रहता है। क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जिस्टेंस बना रहे, उसका अस्तित्व बना रहे, इसलिए हम सब्जेक्ट को हाइड करके रखते हैं। क्लियर, आइए अब आगे देखते हैं। ओके, तो अभी आपने देखा कि व्हाट इज मींस, हम इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है लेकिन उसको हम हाइड करके क्यों रखते हैं। अब आइए कुछ चीजें और समझें। इसमें जो एक वर्ड आया था एडवाइस, और एक वर्ड होता है एडवाइस। क्लियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड एडवाइस। एडवाइस जिसमें सी ई लगा है, ये नाउन होता है जिसका मतलब है सलाह। एडवाइस जिसमें एसी लगा हुआ है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी वर्ब होगी, जिसका मतलब होता है सलाह देना, सलाह लेना। इसका मतलब सलाह देना और सलाह लेना होता है। अब ध्यान से समझा, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है, इसको हम आप एडवाइस कहते हैं, इसको एडवाइज कहते हैं। क्लियर, तो ये डिफरेंशिएशन दोनों में जो है उसको आप दिमाग में रखिएगा। अब आइए आगे चलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में आपने देखा कि ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इन सारी चीजों पे बात होती है। अब हमको ये देखना है, हमने ये भी देख लिया कि इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है और वो हाइड होता है। अब हमको ये देखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस में अगर मान लीजिए हमसे आपसे कोई पूछ लिया कि इंपरेटिव सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो किससे होती है, तो इंपरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा मेन वर्ब से होती है। किससे होती है, मेन वर्ब से होती है। सेंट्रल
पोजीशन में हमारी कौन होगी? मेन और सेंट्रल पोजीशन का मतलब सारा का सारा जो ध्यान केंद्रित करेगा, सारा का सारा जो सारी की सारी जो बात होगी वो मेन वर्ब के ही थ्रू होगी। क्लियर? इंपरेटिव सेंटेंस का हर एक सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, ये इसकी पहचान होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग किससे होगी, तो मेन वर्ब से होगी। अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने के तरीके कितने हो सकते हैं? मतलब हम यहाँ पर ये बात करने वाले हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस कितने, मतलब क्या क्या उसमें आएगा तो हम ये जान लेंगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। उसमें कुछ चीजें हमको विशेष ध्यान देनी है। देखिए, पहला, इंपरेटिव सेंटेंस V1 से स्टार्ट हो सकता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। दूसरा, प्लीज से। तीसरा, डू नॉट, या फिर जिसको आप डोंट कहते हैं। क्लियर? और यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपसे, हो सकता है कि आपको बताया गया हो कि डू नॉट और डोंट में अंतर है, लेकिन मैं यहां पे आपको एकदम क्लियर कर देता हूं कि डू नॉट और डोंट में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डू नॉट एंड डोंट। द रिलेशन बिटवीन डू नॉट and don't is that do not is the full form of don't and don't is the contraction form or abbreviated form of do not. Clear? But there is no difference between both words. Do not और don't में कोई अंतर नहीं है, ये आप एकदम श्योर हो जाए इस बारे में। जितने भी डिक्शनरीज हैं, चाहे वो मैरियम वेबस्टर हो, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर हो, आप वहां पे जाके चेक करें, आपको कोई भी अंतर दिखेगा नहीं। क्लियर? तीसरा, नेक्स्ट पॉइंट, लेट से स्टार्ट हो सकता है, लेटेस्ट से स्टार्ट हो सकता है। क्लियर? V1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, प्लीज से, डू नॉट से, डू नॉट जिसको आप डोंट कहते हैं, लेट से और लेटेस्ट से। इंपरेटिव सेंटेंस कितने तरीके से स्टार्ट हो सकता है? इन सारे वर्ड्स के थ्रू स्टार्ट हो सकता है। क्लियर? अब वन बाय वन हम चीजों को देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल V1, ठीक? एग्जाम्पल, come here, go there, give me a glass of water, give me a glass of water, tell me your name, etc. क्लियर? आप चेक करें, कम, गो, गिव, टेल, ये सब मेन की फर्स्ट फॉर्म है और इंपरेटिव सेंटेंस V1 से स्टार्ट होता है, मेन की फर्स्ट फॉर्म से। कम हियर, यहां आओ, गो देयर, वहां जाओ, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो, टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ। क्लियर? बेसिकली जब तक ये सेंटेंसेस बोले नहीं जाएंगे, हम एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते कि इस सेंटेंस में ऑर्डर होगा कि रिक्वेस्ट होगा। ये दो चीजें क्लियर नहीं हो सकती जब तक सेंटेंस बोला ना जाए। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द ग्रामेरियंस, उनका ये मानना है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको ऑर्डर मान के चलेंगे। क्लियर? हालांकि फिर मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं, जब तक इंपरेटिव सेंटेंस बोला नहीं जाएगा उसका एग्जैक्ट आपको आइडिया नहीं लग पाएगा इस सेंटेंस में कहना क्या जा रहा है। क्योंकि जब कोई चीज बोली जाती है उसकी पिच भी चेक की जाती है, उसकी पिच क्या है, टोन क्या है, राइट? जैसे कम हियर बोला गया, कोई प्यार से बोल सकता है, कोई गुस्से में बोल सकता है, ठीक है? तो जो साउंड की जो पिच होगी, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ये सारी चीजें मैटर करती है एक सेंटेंस को डिटरमाइन करने के लिए। क्लियर? तो पहला तरीका V1 से स्टार्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस, ये आपको क्लियर हुआ। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं,
यहाँ पर 4 एग्जांपल्स आपको दिए गए सेंटेंस को समझने के लिए। हमारा आपका पूरा लक्ष्य, पूरा उद्देश्य, पूरा पर्पज ये है कि हम आप चीजों को अच्छे से डिटेल में चीजों को एनालाइज करके समझ लें कि व्हाट इज द रियलिटी एंड व्हाट इज द मिथ। क्लियर अबाउट इंपरेटिव सेंटेंस। इसके आगे हम आप चले तो सेंटेंस प्लीज से भी स्टार्ट होगा। क्लियर। अब जितने सेंटेंसेस V1 से स्टार्ट हुए थे और उसमें मैंने कहा था कि आप इसको ऑर्डर मान के चले, उन सब सेंटेंसेस पहले आप प्लीज लगा दो और ये रिक्वेस्ट क्या शो करता है? रिक्वेस्ट, निवेदन। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज कम हियर, प्लीज go there, please tell me your name। क्लियर? कृपया मुझे अपना नाम बताएं। प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाओ। प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए। रिक्वेस्ट किया जा रहा है। क्लियर? प्लीज जैसे ही सेंटेंस के आगे लगे तो समझ जाइएगा कि वहां पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है। एक चीज और, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको प्लीज के बाद कॉमा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं कि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, प्लीज के बाद कॉमा मिल सकता है और नहीं भी। एक चीज जरूर क्लियर कर लीजिएगा, प्लीज जब भी आएगा सेंटेंस में तो वो हमेशा रिक्वेस्ट शो करेगा। ओके। अब आगे अगर हम आप देखें, डू नॉट या फिर डोंट, डू नॉट या फिर डोंट। डू नॉट या डोंट से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हिंदी में एक शब्द हम आप खड़ी बोली में यूज करते हैं, मत। राइट। तो डू नॉट या डोंट का सेंस यहाँ पर मत से होगा। जैसे डोंट वॉक ऑन द रोड, सड़क पर मत टहलो। ठीक ठीक इसी तरीके से जब आप एकदम गांव की लैंग्वेज में जाओ तो वहां पर बच्चे बोलते हैं जिन, एक वर्ड बोलते हैं जिन। जैसे वहां जिन जा, सड़किए पे जिन जा। राइट, ऐसा। और इसी चीज को जब आप खड़ी हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे कि सड़क पर मत जाओ। ठीक है, तो इसके लिए हम आप डू नॉट या फिर डोंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट वॉक ऑन द रोड, डोंट स्मोक, डू नॉट टेल अ लाई। क्लियर? आप डोंट टेल अ लाई भी कह सकते, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। डोंट या फिर डू नॉट, आप जो भी यूज करें दोनों सही है। डोंट वॉक ऑन द रोड, सड़क पर मत टहलो। डोंट स्मोक, धूम्रपान मत करिए। डू नॉट टेल अ लाई और डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। राइट। आप देख रहे होंगे कि हिंदी में मत सेंस आ रहा है। कहने का मतलब डू नॉट और डोंट जब भी आएगा तो ये हमेशा किसका सेंस देगा? ये एडवाइस भी हो सकती है, सलाह या सजेशन भी हो सकता है, सुझाव। ठीक, तो डू नॉट और डोंट से सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा तो मान के चलिएगा यहां पर एडवाइस या फिर सजेशन का सेंस आएगा। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान दें, अगर V1 से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमने दो चीजें मैंने आपसे अभी डिस्कस की थी। पहला कि ऑर्डर और दूसरा इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। क्लियर? इंस्ट्रक्शन या सजेशन इसको आप कहते हैं, सुझाव। जैसे फॉर एग्जांपल, टर्न द पेज। क्लियर? ड्राइव केयरफुली,
ड्राइव केयरफुली, टेक अ टैक्सी, क्लियर। अब चेक करें, V1 ही है। यहां पर हम आप किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ऐसा करो, राइट। जैसे टर्न द पेज, पेज को टर्न करो। ड्राइव केयरफुली, केयरफुली चलाइए वाहन को। टेक अ टैक्सी, आप एक टैक्सी ले लीजिए, राइट। किसी को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, तो V1 से ऑर्डर भी, ऑर्डर का भी सेंस आएगा और इंस्ट्रक्शन का। ये चीज थोड़ा सा क्लियर करिएगा, ओके। तो हमने V1 देख लिया, प्लीज से सेंटेंस स्टार्ट होता है इंपरेटिव का, वो हमने देख लिया। डू नॉट या डोंट समझ लिया। अब आइए लेट पे चलते हैं, क्लियर। इंपरेटिव सेंटेंस लेट से भी स्टार्ट होता है। जब आप लेट पढ़ते हैं तो बच्चों को लेट को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है और वो बहुत ही कंफ्यूज्ड होते हैं लेट को लेकर। आइए बहुत अच्छे से समझते हैं लेट को। पहली चीज, लेट का जो हिंदी में सेंस निकलेगा वो ने दो निकलेगा। क्या होगा? ने दो। जब आप हिंदी के सेंटेंसेस बोलेंगे तो वहां पर आप आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि सेंटेंस में ने दो का सेंस आ रहा है, क्लियर। लेट के बाद दो चीजों की पॉसिबिलिटी होगी। लेट के बाद दो चीजों की पॉसिबिलिटी होगी, या तो लेट के बाद नाउन आएगा या तो फिर प्रोनाउन आएगा, क्लियर। अगर लेट के बाद नाउन आ रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर लेट के बाद प्रोनाउन आप लिखना चाहते हैं तो याद रखिएगा, लेट के बाद जो प्रोनाउन लिखेंगे आप वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, क्लियर। लेट के बाद हम आप सब्जेक्टिव केस नहीं यूज करेंगे। आप नाउन लिख रहे हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन अगर आप लेट के बाद प्रोनाउन लिख रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी केस क्या है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी इतना जानते आप रहिए कि लेट के बाद दो पॉसिबिलिटीज होंगी, उसको आपको ध्यान देना है। पहला, लेट के बाद नाउन आ सकता है, दूसरा प्रोनाउन। नाउन आएगा तो देयर इज नो प्रॉब्लम, उसको एज इट इज रखिएगा। प्रोनाउन आएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आपको यूज करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गो, लेट सोहन स्लीप, लेट हिम स्पीक, क्लियर। आइए समझते हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्ट है, देखिए ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है। मी जो होता है वो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये प्रोनाउन है आपका। यहां पर लेट के बाद क्या है? नाउन है। सोहन क्या है आपका? नाउन है। हिम क्या है? आपका प्रोनाउन है, और ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है। हिम ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। तो आप चेक कर रहे होंगे कि लेट के बाद दो पॉसिबिलिटीज बनती है, एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन आएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब इसका हिंदी में सेंस क्या निकलेगा? लेट मी गो, मैंने कहा ने दो सेंस देगा। लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अगर आपको कहना है कि सोहन को सोने दो तो क्या कहेंगे आप? लेट सोहन स्लीप, लेट सोहन स्लीप, सोहन को सोने दो। अगर आपको कहना है उसे बोलने दो तो आप बोल सकते हैं लेट हिम स्पीक और लेट हर स्पीक, उसे बोलने दो, क्लियर। आप चेक करें, ने दो, ने दो, ने दो। हिंदी के सेंटेंसेस लास्ट में ने दो का सेंस आता है। जब भी आपको लेट का यूज करना है ने दो का सेंस देगा। ऐसे तमाम बहुत सारे सेंटेंसेस हम आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, और we also can use, we can also use, क्लियर। हम इसको यूज भी कर सकते हैं। इसे हमको बोलना हो उसे लिखने दो, लेट हिम राइट,
उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप। उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड। उसे जाने दो, लेट हिम गो। उसे खाने दो, लेट हिम ईट। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। सोहन को खाने दो, लेट सोहन ईट। क्लियर? आप समझ गए? लेट सेंस हमेशा निध्य को देगा। ये उसके एग्जांपल्स थे। इसका तरीका क्या होता है वो आप समझ गए। अब आइए देखते हैं आगे। आगे हमको समझना है लेटस। लेट अस, लेट अस से भी सेंटेंस स्टार्ट होता है। इसका हिंदी में क्या क्या सेंस निकल सकता है आइए देखते हैं। आइए, आओ, चलो, चलिए। राइट? आइए, आओ, चलो, चलिए, ये सारे सेंस कौन देता है? लेटस देता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी से ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपको हमेशा भी1 यूज करना है। क्लियर? लेट में भी, लेट भी एक वर्ब है, ये हमेशा नोट रखिएगा। लेट एक वर्ब है, उसके बाद आप जो नाउन या प्रोनाउन यूज कर रहे हो वो उसी लेट का ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा भी1 ही आएगी, मींस मेनर की फर्स्ट फॉर्म। और यहां भी लेट अस के बाद आप जो वर्ब यूज करोगे वो भी1 होगी, मेनर की फर्स्ट फॉर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको कहना आओ चले जैसे, तो होगा लेट अस गो, लेट अस डांस, लेट अस sleep, let us weep, let us write। क्लियर? सब भी1 है। लेटस के बाद हमको भी1 ही यूज करना है। हाँ, एक चीज थोड़ा सा यहां समझेंगे आप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटस और लेट्स? एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है। लेट अस का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है वो लेट्स में होता है। क्लियर? लेटस और लेट्स दोनों एक चीज है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ वर्ड्स। लेटस का जो एब्रिविएटेड फॉर्म या कंट्रैक्शन फॉर्म है वो लेट्स है। क्लियर? आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा लेटस गो, आप लिख सकते हो लेट्स गो। क्लियर? लेट्स गो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेटस डांस, लेट्स डांस। लेटस स्लीप, लेट्स स्लीप। लेटस वीप, लेट्स वीप। लेटस राइट, लेट्स राइट। क्लियर? अब ये जो हिंदी में कैसे सेंस आता है वो समझ लीजिएगा। लेटस गो, चाहे आप कहें आओ चले, आइए चलते हैं, चलो चले, चलिए चलते हैं, आप चाहे जैसे कहें, इंग्लिश में लेट अस ही लिखा जाएगा। क्लियर? फिर से ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट को हमेशा आप इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश ग्रामर को अप्रोच कर रहे हो, इंग्लिश पढ़ना है आपको, तो हमेशा कॉन्सेप्ट आप इंग्लिश में क्लियर करने का प्रयास करें। हम आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, हम आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, इसलिए हिंदी भाषा को समझने का माध्यम बनाइए, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा आप क्लियर करिए इंग्लिश में ही। क्लियर? तो थोड़ा सा वाइड सेंस में हमको चीजों को देखना है। लेट अस डांस, लेट अस डांस, आइए नाचें, आइए नाचते हैं, चलो नाचें, चलिए नाचते हैं। लेट अस स्लीप, चलो सोते हैं, चलिए सोएं। लेट अस वीप, चलो रोएं, चलिए रोते हैं, आओ रोते हैं, कुछ भी बोलो। लेट अस राइट, चलो लिखते हैं, चलिए लिखें, आओ चले लिखें, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर? तो ये था आपका इंपरेटिव सेंटेंस, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है जो आपको हॉन्ट कर रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप कमेंट्स करके मुझे उस चीज के बारे में अवेयर करा सकते हैं, एंड डेफिनेटली वो चीजें आपको जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। टिल दैट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।